नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी कहानी को आप मिस ना कर सको। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को लिखा है मनप्रीत कौर ने। भारत के राजस्थान राज्य में पंजाब पाक सीमा के साथ एक गांव है विजयगढ़। विजयगढ़ की खासियत है वहां बनी एक प्राचीन हवेली। कहते हैं कि वो हवेली 300 साल पुरानी है और उस हवेली से बहुत ही गौरवशाली इतिहास जुड़ा हुआ था। लेकिन विभाजन के दौरान एक घटना घटी जिसने उस हवेली को सदैव के लिए शापित कर दिया। हवेली के मालिक चौधरी बलराम सिंह सन 1940 में ही परिवार सहित अमेरिका जा बसे। उन्हें ब्रिटिश राज मंजूर नहीं था और उनका परिवार बाहर जा ना पाने में सक्षम भी था, इसलिए वो सब भारत से पलायन कर गए। सक्षम होने के बाद भी उन्होंने भारत के लोगों के लिए कुछ नहीं किया और अपना हित सर्वोपरि रखा। शायद इस बात का पछतावा ही कारण था कि उन्होंने अपनी हवेली को आश्रम बनने के लिए दान कर दिया था। आश्रम बनने के बाद वहां ऐसे मानसिक रोगियों को रखा जाता था जो काफी हद तक स्वस्थ हो गए थे, लेकिन कभी कभी उन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे और इसी कारण उनके घर वाले उन्हें वापस ले जाना नहीं चाहते थे। फिर 1947 विभाजन के दंगे भड़क उठे। उस आश्रम में रहने वाले मानसिक रोगी और कर्मचारी सब उन दंगे की बलि चढ़ गए। कोई जीवित नहीं बचा। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब के जवाब किसी के पास नहीं थे। कहते हैं कि उस दिन के बाद से हर रात उस हवेली से आवाजें आती हैं, तरह तरह की आवाजें, जैसे कोई पागलपन का दौरा पड़ने पर चिल्ला रहा हो या फिर दर्द भरी चीखें। कभी कभी हंसने की भी आवाजें आती हैं। कभी आवाजें आती हैं जैसे कोई किसी को चिल्ला चिल्ला कर भागने के लिए कह रहा हो। कुछ लोग हिम्मत कर इन आवाजों का पता लगाने अंदर तो गए, लेकिन जिंदा बाहर नहीं आई। निया का एक यूट्यूब चैनल था जिस पर वो अलग अलग श्रेणियों के वेब सीरीज बनाती थी। उसकी दोस्त सोनी का ननियाल विजयगढ़ में था और उससे ही निया ने उस हवेली के बारे में सुना था। एक दिन बैठे बैठे उसके मन में विचार आया कि क्यों ना उस हवेली में रात गुजारी जाए और उसका लाइव टेलीकास्ट अपने चैनल पर किया जाए। आजकल दर्शक ऐसी ही चीजें ज्यादा देखते हैं। उसने अपनी टीम को बुलाकर उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। सब बड़े शहरों में पले बड़े थे। भूत प्रेत जैसी बातों पर उसकी टीम में कोई यकीन नहीं करता था, तो सब तुरंत राजी हो गए। योजना का पहला चरण था उस हवेली के बारे में ज्यादा से ज्यादा डरावनी जानकारी प्राप्त करना, फिर उसे नाटकीय ढंग से दर्शकों के सामने पेश करना ताकि वो लाइव देखने के लिए उतावले हों। पूरी टीम विजयगढ़ के लिए निकल पड़ी थी। सबसे पहले हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेंगे जो हवेली से आती आवाजों को असली से भी ज्यादा डरावनी बनाकर पेश कर सकें। निया सफर के बीच में अपनी टीम को निर्देश दे रही थी। और दीप, तुम गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों को ढूंढना जो इन आवाजों के इतिहास के बारे में जानकारी दे सकें। इन सबको रिकॉर्ड कर एक ट्रेलर की तरह चैनल पर डाल देंगे ताकि दर्शक जान सके कि जिस हवेली में हम रात गुजारने वाले हैं वो कितनी हॉन्टेड है। मेरे पास एक और बढ़िया सुझाव है। निया की साथी सायंतनी ने निया की बात सुनने के बाद कहा, क्यों ना हम किसी होटल में ठहरने की बजाय गांव में ही ठहरे। अगर ये बात सच है कि हर रात उस हवेली से आवाजें आती हैं, तो हम रात को उन आवाजों के साथ हवेली की वीडियो बनाएंगे और उसको ट्रेलर का हिस्सा बना देंगे। इससे ट्रेलर में और भी जान आ जाएगी। उसकी बात सुन निया सोचने लगी और फिर बोली, गुड आइडिया, हम गांव में ही रहेंगे। मैं अभी सोनी को फोन करके गांव में ही कहीं रहने के लिए इंतजाम करवाती हूँ। रात के 10 बज गए थे और विजयगढ़ अभी भी 2 घंटे की दूरी पर था। सबने तय किया कि रात होटल में रुककर सुबह गांव के लिए निकल पड़ेंगे। सुबह 9 बजे वो गांव पहुंचे। पता पूछते हुए वो सोनी के नाना जी के घर पहुंच गए। उनकी खूब आव भगत हुई। 11 बजे उन्होंने अपने उपकरण जैसे कि कैमरा, लाइट, माइक आदि सेट करना शुरू कर दिया। यहाँ कोई फिल्म बनाने आए हैं क्या आप लोग? सोनी के मामा जी ने पूछा। मामा जी, वो आपके गांव की जो हवेली है ना,
उसी पर एक फिल्म बना रहे हैं। निया की बात सुन मामा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हवेली, वो तो भूतिया हवेली है। आप लोग उस पर क्यों फिल्म बना रहे हैं? और आपको उस हवेली में नहीं जाना चाहिए। निया जानती थी कि गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे और हवेली में जाने में अटकलें जरूर पैदा करेंगे, इसलिए उन्हें हवेली में रात बिताने की बात को अभी छुपा कर रखनी होगी। अरे नहीं मामा जी, बस उस हवेली की बाहर से ही वीडियो बनाएंगे। कुछ लोगों को उस हवेली के बारे में बताते हुए वीडियो बनाएंगे, और आपने जैसे कि बताया कि इस हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, उन्हीं की वीडियो बनाएंगे, सब बाहर से ही। क्यों ना पहली वीडियो आपकी ही बनाएं। फिल्म में आने की बात से मामा जी का चेहरा फिर से खिल उठा। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मामा जी के जाने के बाद निया की टीम का कैमरामैन सुमित उससे कहता है, अच्छा हुआ निया, तुमने उन्हें सच नहीं बताया। उनको देखकर ही लग रहा था कि वो हमें घर से ही बाहर फेंक देंगे अगर हमने हवेली में जाने का सोचा भी तो। निया की टीम ने काम करना शुरू कर दिया। गांव में घूमकर उन्होंने कुछ व्यक्तियों के इंटरव्यू लिए। कुछ लोग तो फिल्म की बात सुनकर कुछ ज्यादा ही गप्पे हाँक रहे थे। कुछ तो लोग उन्हें ऐसे भी मिले जो हवेली के भूतों को करीब से देख चुके थे, और उनकी बातें सुनकर लगता ही नहीं था कि वो डिंगे मार रहे हैं। इतनी गंभीरता से वो अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। सोनी के मामा जी ने उन्हें सीताराम जी के बारे में बताया, जो कि 90 साल के हैं और जिनके परिवार का पुश्तैनी निवास ये गांव ही था। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने इसी गांव में गुजारी है, और उनसे ज्यादा उस हवेली के इतिहास को कोई नहीं जानता था। निया अपने साथियों के साथ सीताराम जी के घर पहुंची और उन्हें बताया कि वो उस हवेली के बारे में उनसे जानना चाहते हैं। वो मनहूस दिन मुझे आज भी याद है। तब मैं 16-17 साल का था। अचानक से ही सब कुछ बदल गया था। गांव की शांति को भीड़ के कोलाहल ने भंग कर दिया था। हमें पहले ही सूचना मिल गई थी और सब गांव वालों को तब के एक मशहूर नेताजी के वाड़े में छुपा दिया गया था। किसी उपद्रवी में हिम्मत नहीं थी कि नेताजी के वाड़े की ओर आंख भी उठाकर देखे। हथियारों से लैस वो भीड़ हवेली में घुस गई और फिर वहां से चीखे पुकारे ही सुनाई दी थी। कुछ पागल तो मरते वक्त भी जोर जोर से हंस रहे थे। वाड़ा हवेली से बहुत करीब था, इसलिए वो सारी आवाजें हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। कोई भागने के लिए बोल रहा था। शायद वो आश्रम का कर्मचारी होगा जो उन मानसिक रूप से विकसित लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक तो नहीं पता, लेकिन शायद 1 घंटे बाद सब शांत हो गया था। हवेली में रहने वाला कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बचा। सबकी लाशें मिली। सीताराम जी ने जब सारी दास्तां बयां की तो उनकी आंखें नम हो चुकी थी। शायद वो उस घटना को बताते बताते उस दौर में पहुंच गए थे। गांव वालों से उन्हें पता चला कि हवेली से आवाजें रात के 12 बजे के बाद सुनाई देती हैं और 1 घंटे तक लगातार आती रहती हैं। निया और उसके साथी 11 बजे हवेली के पास वाले वाड़े के स्थान पर पहुंच गए थे। यहाँ अब खुला मैदान था। कैमरा, माइक और बाकी के उपकरण सेट करके वो इंतजार करने लगे। 12 बजने का ठीक 12 बजे पहली आवाज आई जिसने उन सबके रोंगटे खड़े कर दिए। भागो, भाग जाओ जल्दी से। भागने के लिए कहती इस आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया था। निया और उसके साथी एक दूसरे की ओर देखने लगे, शायद निश्चित कर रहे थे कि क्या वो आवाज सभी सुन पा रहे थे। हा हा हा। पहली आवाज के बाद जोर से हंसने की आवाज ने उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी थी। आह! दर्द भरी वो चीख किसी का भी दिल दहला सकती थी। वो सब एक जगह स्थिर बैठे उन आवाजों को सुनते रहे। किसी में भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। 1 घंटे बाद सब शांत हो गया। रात का सन्नाटा फिर से अपना वर्चस्व फैलाने लगा। रात के 2 बजे वो वापस घर लौट आए। किसी के भी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सबने फैसला किया कि क्यों ना जो वीडियो बनाया है उसे देखा जाए। दीप ने लैपटॉप में वीडियो चलाया। हवेली के दरवाजे का दृश्य वीडियो में चलने लगा। दीप ने वीडियो रोक दी। सुमित, ये दृश्य तुमने कब रिकॉर्ड किया? निया ने सवाल पूछा। नहीं यार, हम हवेली के दरवाजे पर तो गए ही नहीं, और यहाँ पर हमने कैमरा लगाया था, और जहाँ हमने कैमरा लगाया था वहां से दरवाजा तो दिख ही नहीं रहा था। सुमित ने घबराहट भरी आवाज में कहा। सब हैरान थे कि जब दरवाजे की वीडियो बनाए ही नहीं तो इसमें दरवाजा क्यों दिख रहा है। दीप ने फिर से वीडियो चलाई और उसमें हवेली का दरवाजा खुल गया। पहले तो उसमें कोई दिखाई नहीं दिया, फिर अचानक ही कहीं से एक आदमी आया जिसे देखकर सब डर गए। वह आदमी देखने में किसी पागल की तरह लग रहा था। बिखरे और लंबे बाल, मटमैले कपड़े
और फिर वो हंसने लगा, वही हंसी जिसकी आवाज उन्होंने थोड़ी देर पहले हवेली से आते हुए सुनी थी। अचानक से ही उस आदमी के गले पर एक गहरा घाव बन गया जिसमें से खून बहने लगा। सब वीडियो में नजरें गड़ाए बैठे थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि यह किसका वीडियो है, इसे किसने बनाया था। वीडियो में दृश्य बदल जाता है और एक आदमी जिसने सफेद पजामा कुर्ता पहना हुआ था चीख चीख कर किसी से भागने के लिए कह रहा था। थोड़ी देर बाद उसका सफेद कुर्ता खून से भर गया और वह आदमी वहीं गिर जाता है। उसके बाद दृश्य फिर बदलता है। चीखते चिल्लाते हुए कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन किससे भाग रहे थे ये वीडियो में नजर ही नहीं आ रहा था। फिर वो सब भी खून से लथपथ हो वहीं गिर पड़े। वीडियो बंद हो गई थी और लैपटॉप की स्क्रीन काली हो गई थी। निया ने दीप से वीडियो दोबारा चलाने के लिए कहा। दीप ने दोबारा वीडियो चलाई तो उसमें हवेली की दूर से रिकॉर्डिंग चल रही थी जो कि उन्होंने बनाई थी। उन्होंने पूरी वीडियो देख ली, उसे फिर से चलाकर देखा, लेकिन वीडियो में हवेली से आती आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी। सब एक दूसरे की तरफ हक्के बक्के से देखने लगे। फिर से कोशिश की, आवाज को घटाया बढ़ाया, लेकिन वीडियो में सिर्फ हवेली नजर आ रही थी। देर रात तक निया और उसके साथी पहली वाली वीडियो को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। सुबह उठे और हवेली के मुख्य दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। सबने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में रात किए गए फैसले पर सहमति जताई। हवेली में रात गुजारकर लाइव जाने की योजना को रद्द कर दिया गया था। कहीं ना कहीं वो सब रात वाली वीडियो से डर गए थे, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी सोचा था कि जो मानसिक रोगी इस हवेली में रहते थे उन्हें उनके परिवारों ने स्वीकार नहीं किया, और जब उन्हें इस आश्रम में एक घर मिला तो उन्हें यहाँ भी जिंदा ना रहने दिया गया। मरने के बाद शायद वो यहाँ रह रहे हैं। उनके घर में घुसपैठ करना यानी कि उनके गुस्से को भड़काने का ही काम करेगा। ये हवेली उनका घर है और वो अपने घर से बाहर आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो लोगों को भी उनके घर में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, पहली कहानी यहाँ खत्म होती है। दूसरी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं, मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है कहानीकार। मैंने उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस चैनल पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर भी बहुत ही डरावनी कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। यह कहानी मैंने पहले भी सुना चुका हूं, पर जब मैंने यह वीडियो अपलोड करी थी उस वक्त इस पर इतने व्यूज नहीं आए थे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। सपने देखने का हक सबको होता है। सपने कभी ऊंच नीच जात पात का फर्क नहीं देखते, ना ही उन्हें देखने वाला ही अपनी हैसियत देखकर सपने देखता है। तभी तो सपने देखना सबको अच्छा लगता है। कुछ लोगों के सपने वक्त के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोगों के बढ़ जाते हैं। सपने देखना जितना आसान है, उन्हें पूरा करना उतना सरल नहीं है। कभी कभी सपने देखने का अंजाम बेहद दर्दनाक भी हो सकता है। अतीत और वर्तमान को जोड़ती यह कहानी एक सपना देखने और उसके टूटकर बिखरने का सफर बताने वाली है। सन 1990, जयपुर, राजस्थान। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए। 18 वर्षीय नर्मदा शीशे के सामने खड़ी अभी अभी रिलीज हुई फिल्म का गाना गा रही थी। अपने रूप को निहारने में वो इस तरह खोई हुई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके पिताजी दरवाजे पर खड़े उसे निराशा भरी नजरों से देख रहे थे। उस रात नम्रता की माँ को उसके पिता ने शिकायत करते हुए कहा, करती क्या रहती हो तुम सारा दिन? अपनी बेटी पर भी ध्यान दे लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाक कटा दे वो। नम्रता की माँ अपने पति की हर एक बात सुनती थी। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया था उसकी बेटी ने? लेकिन पिता ने कहा था तो बेटी को थोड़ी डांट लगाना एक माँ के लिए अनिवार्य हो जाता है। क्या किया अब तूने? स्कूल से घर लौटने पर माँ की आवाज सुनकर नम्रता चौंक गई। मन में घबराहट भी होने लगी। उसने अगले दिन फिल्म देखने जाने का प्लान जो बनाया था, और इस बात का कहीं माँ को पता न चल गया हो। मैंने क्या किया? डरते हुए नम्रता ने कहा, कल रात को तेरे पिताजी बोल रहे थे कि लड़की हाथ से निकलती जा रही है। अपनी माँ की बात सुनकर नम्रता ने राहत की सांस ली, क्योंकि पिताजी की शिकायतें आम बात थी। माँ, आप तो जानती हो कि पिताजी को हमेशा ही मुझसे शिकायत रहती है। उन्हें मेरा कुछ भी कहना या करना पसंद नहीं आता।
किसी फिल्म की बात करूं तो आंखें दिखाने लगते हैं, गाना गाऊं तो गुस्सा करते हैं। उन्हें तो मेरे पैदा होने से भी शिकायत रही है। ऐसी बात नहीं है। उसकी माँ ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन नम्रता आधी बात सुनकर ही वहां से चली गई। 2020 जयपुर राजस्थान। राजशेखर सिनेमा को लोग भूतिया सिनेमा के नाम से जानते हैं। दिन में तो पूरी चहल पहल रहती है, लेकिन पिछले 30 सालों से सिनेमा में रात को कोई फिल्म नहीं लगती। यहाँ तक कि यहाँ रात में कोई रहता भी नहीं है। इसके आसपास का क्षेत्र भी ज्यादा आबादी वाला नहीं है। एक रात 2 चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस से बचने के लिए राजशेखर सिनेमा में आ छिपे। वैसे तो सिनेमा के रखवाली के लिए एक चौकीदार रखा हुआ था, लेकिन वो भी दूर से ही सिनेमा की निगरानी रखता था। यार चंदू, मैंने सुना है कि यह सिनेमा भूतिया है। कुछ भूतिया वूतिया नहीं है, सब अफवाहें हैं। और आज रात पुलिस से बचने के लिए इससे सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। दोनों चोर सिनेमा के अंदर लगी कुर्सियों पर बैठ गए। काशू, यहाँ आराम से बैठ सकते हैं और सो भी सकते हैं। तेरी तरह लोग भी इसे भूतिया समझते हैं, इसलिए कोई रात को यहाँ भटकता भी नहीं है। दोनों कुर्सियों पर पसर कर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आने लगी। दरवाजे की आवाज से दोनों जाग उठे। काशू ने देखा कि मुख्य ऑडिटोरियम में जहाँ फिल्में प्रदर्शित की जाती है, वहां का दरवाजा खुला पड़ा था। नंदू, उधर देख। जब हम आए थे तो ये दरवाजा बंद था ना, तो अब कैसे खुल गया? नहीं रे काशू, दरवाजा वैसे ही बंद किया होगा, ताला वाला नहीं लगाया होगा, इसलिए हवा से खुल गया लगता है। चल अंदर चलते हैं, वहां मस्त कुर्सियां लगी हुई हैं, आराम से सोएंगे। पहले तो काशू मना कर देता है और वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन नंदू के जबरदस्ती करने पर वो उसके साथ अंदर चला जाता है। ये देख, एसी भी चलता छोड़ रखा है, मस्त मजा आएगा यहाँ सोने में। नंदू ने कहा ही था कि अचानक से दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो जाता है। काशू और नंदू घबरा जाते हैं। काशू भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। नंदू भी उसकी मदद करता है, लेकिन उनके प्रयासों का कोई असर नहीं होता। ठंडा कमरा और ठंडा होने लगता है, लेकिन उन दोनों के पसीने छूट रहे थे। यार नंदू, ये क्या हो रहा है? काशू सहमी आवाज में नंदू से पूछता है। कुछ नहीं, तू घबरा मत काशू। नंदू को भी घबराहट हो रही थी, लेकिन वो काशू को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। अचानक से सिनेमा हॉल की लाइट जलने बुझने लगी और पर्दे पर फिल्म चलने लगी। दोनों की डर से जान निकली जा रही थी। अचानक से ये सब क्या होने लगा था? उन दोनों का ध्यान पर्दे पर चला गया, जिस पर फिल्म चल रही थी। फिल्म के दृश्य में एक लड़की थी, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके चेहरे और हाथों पर घाव के निशान थे। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की उन्हें ही देख रही हो। फिर वो चलने लगी और उनकी ओर बढ़ने लगी। उनकी फटी आंखें पर्दे पर ही गड़ी हुई थी और उनकी नजरों के सामने ही वो लड़की पर्दे से बाहर निकल आई। दोनों डर से चिल्लाने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन उनकी चीखों का कोई मतलब नहीं था। वो लड़की उनके बिल्कुल करीब आ गई और दोनों को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। दोनों कुछ देर छटपटाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जान निकल गई। 1990 जयपुर राजस्थान। नम्रता अपनी दोस्त के साथ अगली दोपहर को मूवी देखने के लिए राजशेखर सिनेमा की ओर निकल पड़ी। घर में उसने बहाना बनाया कि कल वह अपनी सहेली बिंदु के घर पढ़ाई करने जाएगी और शाम को ही घर आएगी। निम्मी, ये चोरी चोरी फिल्में देखने का काम कब तक चलने वाला है? तब तक जब तक मैं खुद हीरोइन नहीं बन जाती। क्या ही एहसास होगा जब मेरे चाहने वाले मेरी फिल्में देखने के लिए चोरी छिपे सिनेमा आएंगे। कहते हुए नम्रता अपने ख्यालों में खो गई। एक चाहने वाला तो तुम्हारा यहाँ भी है, उस पर भी कभी गौर कर लिया करो। प्रदीप की आवाज ने नम्रता को उसके ख्यालों से बाहर निकाला। प्रदीप राजेश शेखर सिनेमा के मालिक राजेश कुमार का बेटा था। नम्रता का राजेश शेखर सिनेमा में फिल्में देखने आना आम बात थी और वहीं प्रदीप ने उसे देखा था। प्रदीप नम्रता की खूबसूरती का दीवाना था। सच कहूं नम्रता, तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो माधुरी जूही जैसी हीरोइन तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ बातें करने का मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये फिल्म देखनी है, नम्रता ने झल्लाते हुए कहा। दोनों जब राजशेखर पहुंची तो सारी टिकटें बुक हो चुकी थी।
नम्रता को इस बात पर बहुत निराशा हुई। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। क्या हुआ, टिकट नहीं मिली? उनको निराशा देखकर प्रदीप उनके पास आया। मेरे पास 2 एक्स्ट्रा हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। प्रदीप के एक हाथ में टिकट देखकर नम्रता का चेहरा खिल गया और उसने टिकट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन प्रदीप ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ बैठकर फिल्म देखनी पड़ेगी। प्रदीप की बात सुन नम्रता सोचने लगती है, लेकिन बिंदु बोल पड़ती है, नहीं, हमें कोई फिल्म नहीं देखनी, चलो नम्रता यहाँ से। फिल्में नहीं देखोगी तो एक्टिंग कैसे सीखोगी? प्रदीप ने आखिरी कोशिश की और नम्रता ना चाहते हुए भी उसके साथ बैठकर फिल्म देखने के लिए राजी हो गई। 2020 जयपुर, राजस्थान। सिनेमा में हुई अन्य मौतों की तरह ही उन चोरों की मौतों के मामले को भी राजशेखर के मालिक द्वारा रिश्वत देकर रफा दफा करवा दिया गया था। राजशेखर का मालिक उसे बेच देना चाहता था, लेकिन उसके भूतिया होने के कारण कोई उसे खरीदना नहीं चाहता था, इसलिए मजबूरीवश उसे राजशेखर का संचालन करना पड़ रहा था। देख भाई, मैंने तुम्हारी कल की टिकट करा दी है, लेकिन आज रात तुम्हें कहीं छिपकर गुजारनी पड़ेगी। हितेश और भारती एक प्रेमी युगल था जो घर से भाग कर आया था। सुबह को वो शहर छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन रात को उन्हें कहीं छुपने की जगह चाहिए थी। दीपक यार, तू आज की रात अपने घर में छुपा ले हमें, हितेश ने अपने दोस्त से कहा। पागल हो गया है क्या तू? मैं कैसे छुपाऊंगा तुम दोनों को? मेरे परिवार वाले 100 सवाल करेंगे। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। इतना कहकर दीपक वहां से चला गया। हितेश और भारती को रात को छुपने की जगह चाहिए थी। शहर के बाकी लोगों की तरह उन लोगों ने भी भूतिया सिनेमा के बारे में सुन रखा था। दोनों ने उस सिनेमा में साथ में बहुत फिल्में देखी थी और उनको उसमें भूतिया जैसा कुछ भी नजर नहीं आता था। दोनों ने उसी सिनेमा में छिपने का फैसला किया। दोनों उस सिनेमा में चले गए। उन्होंने देखा कि ऑडिटोरियम का दरवाजा खुला था, तो दोनों उसके अंदर चले गए। ऑडिटोरियम में एसी ने उसे शिमला बना रखा था। ठंड लगने के कारण हितेश और भारती एक दूसरे से चिपक गए। भारती को अजीब सी गंध महसूस हुई। हितेश, मुझे कुछ अजीब सी गंध आ रही है, भारती ने कहा ही था कि अचानक दरवाजा बंद हो गया। भारती चीखते हुए हितेश के गले लग गई। हितेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हॉल की लाइटें जलने बुझने लगी और पर्दे पर फिल्म चलने लगी। फिल्म में नजर आने वाली लड़की, जिसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर घावों से भरा हुआ था, वह पर्दे से बाहर आ गई। हितेश और भारती वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बिजली की फुर्ती से वो लड़की उनके पास आ गई। उसने भारती की तरफ नहीं देखा। हितेश को पीठ के बल पटक दिया और उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगी। भारती डरी सहमी सी नजरों से हितेश की जान जाते देख रही थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रही थी। जब हितेश की जान निकल गई तो उस लड़की ने भारती की ओर देखा और उसके ऐसा करते ही भारती की आंखों से डर गायब हो गया और वो उस लड़की के वश में आ गई। पुलिस को फोन करो, उस लड़की ने कठोर व गहरी आवाज में कहा। भारती ने बिना देर किए अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाकर उन्हें राजशेखर सिनेमा आने के लिए कहा। पहले पुलिस आनाकानी करती रही, लेकिन भारती के बार बार कहने पर उन्हें राजशेखर आना ही पड़ा। पुलिस ने आकर हितेश की लाश को देखा तो उनका शक भारती पर चला गया। वह लड़की किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। उनसे कहो कि पर्दे के पीछे खुदाई करे। भारती ने उस लड़की के कहे अनुसार ही पुलिस से कहा तो पहले तो पुलिस वाले सकपका गए, लेकिन फिर से भारती के बार बार कहने पर उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। खुदाई करने से पहले उन्होंने राजशेखर के मालिक को भी सूचना दे दी थी, जिसे सुनकर वह दौड़ा ही चला आया। तब तक खुदाई करने वाले मजदूर भी आ गए थे, लेकिन राजशेखर का मालिक खुदाई करने के लिए मना कर रहा था, जिससे पुलिस को शक होने लगा था। मालिक के विरोध के बावजूद पुलिस ने मजदूरों को खुदाई करने का बोल दिया। फर्श को तोड़कर खुदाई की गई तो 2 फीट नीचे दफन कंकाल को देखकर सब चौंक पड़े। पुलिस राजशेखर के मालिक से पूछताछ करने लगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तू सच नहीं बताएगा प्रदीप? अचानक से आई गुस्से से भरी आवाज सुनकर राजशेखर के मालिक प्रदीप कुमार के पसीने छूटने लगे। उसने घूमकर देखा तो सामने नम्रता खड़ी थी। वो बुरी तरह से डर गया। तुम तो मर गई थी ना? हैरानी से प्रदीप ने पूछा।
पुलिस प्रदीप को सवालिया नजरों से देखने लगी, क्योंकि जो प्रदीप को दिख रहा था वो किसी और को नहीं दिख रहा था। तुमने मारा था मुझे प्रदीप। एक बार फिर लाइट जलने बुझने लगी और पर्दे पर फिल्म चलने लगी, लेकिन इस बार दृश्य कुछ और थे। पर्दे पर चल रहे दृश्य थे 30 साल पहले इसी सिनेमा में घटी एक घटना के। 1990, जयपुर, राजस्थान। उस दिन नम्रता ने प्रदीप के साथ बैठकर फिल्म देख तो ली, पर उसके बाद से ही प्रदीप कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो गया था। कहीं भी कभी भी वो नम्रता को रोक लेता था। एक दिन नम्रता स्कूल से घर लौट रही थी कि प्रदीप अपनी यामाहा मोटरसाइकिल पर आ धमका और उसका रास्ता रोक लिया। क्या चाहिए तुम्हें? नम्रता ने गुस्से में कहा। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे फायदे की खबर लाया हूँ। नम्रता वहां से चली जाना चाहती थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। खबर? कैसी खबर? कल राजशेखर आ जाना, सब पता चल जाएगा। लेकिन कल तो सिनेमा बंद है ना? प्रदीप अपनी बाइक से उतरकर नम्रता के नजदीक आ गया। नम्रता को आज सहज सा महसूस होने लगा था। तभी तो कल बुला रहा हूँ। कल स्पेशल फिल्म की स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग समझती हो क्या होता है? प्रदीप के सवाल पर नम्रता ने ना में सिर हिला दिया, लेकिन वह जानना चाहती थी कि स्क्रीनिंग क्या होता है। प्रदीप उसे समझाने लगा। जब कोई नई फिल्म बनती है तो उसे रिलीज करने से पहले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर वगैरह किसी सिनेमा में बैठकर देखते हैं, और इस बार स्क्रीनिंग हमारे सिनेमा में है। फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब आने वाले हैं कल, और अगर कल तुम भी आ जाओ तो हो सकता है तुम्हें हीरोइन बनने का मौका मिल जाए। प्रदीप का इतना कहना ही था कि नम्रता नए ख्वाब बुनने लगी। उसे हीरोइन बनना था और मौका खुद उसके पास चलकर आया था, वरना वो तो भागकर मुंबई जाने का सोच रही थी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो रात को 9 बजे आ जाना। प्रदीप ने जब समय बताया तो नम्रता का चेहरा मुरझा गया। रात को वह कैसे जाएगी? प्रदीप समझ गया था कि नम्रता क्या सोच रही थी। जानता हूं मैं कि रात को आना मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये मौका हाथ से निकल गया फिर दोबारा नहीं आएगा। सोच लो, नम्रता यह अवसर नहीं खो सकती थी। उसने प्रदीप से कह दिया कि वो जरूर आएगी। अगले दिन शाम को उसने अपने माता पिता के खाने में नींद की दवाई मिला दी, जिसे खाने के बाद वो गहरी नींद में सो गए। 9 बजने से 10 मिनट पहले नम्रता राजशेखर पहुंच गई थी। उसे प्रदीप बाहर ही मिल गया था। जब वह उसके साथ हॉल में गई तो चौंक गई। पूरा हॉल खाली पड़ा था, वहां कोई भी नहीं था। उसने पलटकर प्रदीप की ओर देखा, जिसने हॉल का दरवाजा बंद कर दिया। नम्रता को प्रदीप के इरादों का भान हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नम्रता ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो प्रदीप के हाथों अपना बलात्कार होने से नहीं बचा पाई। प्रदीप उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तब नम्रता जोर से गिर पड़ी, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। फिर भी प्रदीप उसे नोचता रहा। आधी रात के बाद प्रदीप ने देखा कि नम्रता मर चुकी थी। वह घबरा गया। सिनेमा में पर्दे के पीछे कच्ची जगह थी। प्रदीप ने वहां गड्ढा खोदकर नम्रता की लाश को दफना दिया। किसी कारण से अगले 3 हफ्ते तक सिनेमा बंद था, इसलिए प्रदीप को सबूत मिटाने का समय मिल गया था। नम्रता के माँ बाप ने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन लोगों ने मान लिया था कि नम्रता भाग गई थी। कुछ समय तक पुलिस उसकी तलाश करती रही, लेकिन कुछ भी हाथ न लगने के कारण उसका केस बंद कर दिया गया। 2020, जयपुर, राजस्थान। पर्दे पर चल रहे दृश्य को देखकर सब हैरान रह गए। आज 30 वर्ष बाद नम्रता की गुमशुदगी का केस सुलझा था, जो खुद नम्रता ने सुलझाया था। उस घटना के बाद से ही नम्रता की आत्मा राजशेखर सिनेमा में कैद होकर रह गई थी और इंसाफ के लिए तड़प रही थी। रात को आने वाले हर आदमी को वह मार डालती थी, क्योंकि उन पर वह काबू नहीं कर पाती थी। जैसे मरने से पहले वो प्रदीप पर काबू नहीं पा सकी थी। आज से पहले कोई लड़की रात को सिनेमा में नहीं आई थी, और आज भारती के रूप में नम्रता की मुक्ति ने सिनेमा में प्रवेश किया था। प्रदीप ने अपना गुनाह कबूल लिया था। अपनी बेटी के लापता होने की सच्चाई जाने बिना ही नम्रता के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे। नम्रता का अंतिम संस्कार बिंदु ने किया, जो अपनी सहेली के साथ हुई घटना को जानकर स्तंभ थी। आखिर क्या कसूर था नम्रता का? बस इतना ही कि उसने एक सपना देखा था हीरोइन बनने का। सपना देखने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो कहानी बस यहीं तक थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है मेरे चैनल की, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। और इस कहानी के लेखक हैं मनप्रीत कौर।